नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मौज बहार में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती का तीसरा भाग। सब कुछ हमारे दिमाग में है। महिला मस्तिष्क, ईर्ष्या तंत्रिका केंद्र। पुरुष व महिला के मस्तिष्क में ये हल्के फुल्के चित्र मज़ेदार इसलिए हैं क्योंकि इनमें से कुछ न कुछ सच्चाई मौजूद है। लेकिन वह कितनी है? शायद उससे ज़्यादा जितना आपने सोचा हो। इस अध्याय में हम मस्तिष्क पर हुए शोध से हाल के नाटकीय रहस्योद्घाटन का परीक्षण करेंगे। यह अध्याय आपकी आंखें खोल देगा और आखिर में हमने आपके मस्तिष्क का व्यवहार दिखाने के लिए एक बहुत साधारण सा लेकिन अनोखा परीक्षण शामिल किया है। हम अन्य प्राणियों से अधिक चतुर क्यों? दिए गए चित्रों को देखने पर आप गोरिल्ला, निएंडरथल मानव और हम आधुनिक मानवों के बीच दो बड़े आश्चर्यजनक अंतर पाएंगे। पहला यह कि गोरिल्ला के मुकाबले हमारे मस्तिष्क का आकार 3 गुना बड़ा है और हमारे आदिम पूर्वज की तुलना में यह 1/3 बड़ा है। जीवाश्म प्रमाण दिखाते हैं कि पिछले 50,000 वर्षों में हमारे मस्तिष्क के आकार में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उसकी कार्यप्रणाली में बहुत कम परिवर्तन आया है। दूसरा यह है कि हमारा माथा आगे की ओर निकला हुआ है, जबकि हमारे पूर्वजों और आदिम संबंधियों का माथा ऐसा नहीं था। माथे में मस्तिष्क का बायां व दायां अगला हिस्सा होता है, जिसके कारण हमारे पास सोचने, नक्शे का अध्ययन करने और बोलने की अनोखी क्षमताएं मौजूद होती हैं। यही खासियत हमें अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। पुरुषों व महिलाओं के मस्तिष्क अलग-अलग विशेषताओं, प्रतिभाओं और क्षमताओं के साथ विकसित हुए हैं। शिकार की जिम्मेदारी होने के कारण पुरुषों के मस्तिष्क को लंबी दूरी के दिशा संचालन, शिकार की व्यवस्था करने का कौशल विकसित करने और लक्ष्य पर निशाना साधने के हुनर को पैना करने वाले हिस्सों की आवश्यकता थी। उनके लिए अच्छी बातचीत करने वाला होना या किसी की भावात्मक ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना ज़रूरी नहीं था। इसलिए उनके मस्तिष्क में इंटरपर्सनल कौशलों की आवश्यकता के लिए ज़रूरी हिस्से विकसित नहीं हुए। दूसरी ओर महिलाओं को छोटी दूरी के दिशा संचालन, अपने आसपास की जगह की निगरानी रखने के लिए विस्तृत परिधीय दृष्टि, एक साथ कई गतिविधियों को कर पाने की क्षमता और प्रभावी संचार कौशलों की आवश्यकता थी। इन्हीं आवश्यकताओं का परिणाम था कि पुरुषों व स्त्रियों के मस्तिष्कों में हर हुनर के लिए खास हिस्से विकसित हुए। आज की दृष्टि से देखें तो प्राचीन समाज बहुत लैंगिकवादी था। इस मुद्दे पर हम बाद में विचार करेंगे। हमारे मस्तिष्क क्षेत्र की रक्षा कैसे करते हैं? पुरानी कहावत है, पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती। वैज्ञानिकों का कहना है कि अनुवांशिक स्मृति अब भी जीवित है और काम कर रही है। अनुवांशिक स्मृति हमारे सहज व्यवहार का हिस्सा है। यह स्वाभाविक है कि अपने आसपास निगरानी रखने के लिए गुफा के बाहर हजारों साल से बैठे रहने, अपने इलाके की हिफाजत करने और अस्तित्व की अनगिनत समस्याओं को सुलझाने के काम ने इंसान पर अपनी गहरी छाप छोड़ी होगी। किसी रेस्टोरेंट में लोगों को देखें। अधिकतर पुरुष दीवार की ओर पीठ करके और रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठना पसंद करते हैं। इससे वे आरामदेह, सुरक्षित और चौकन्ना महसूस करते हैं। कोई भी उनके पास दबे कदमों से नहीं आएगा और अगर आए भी तो आजकल के समय में वह भारी भरकम बिल से ज़्यादा घातक नहीं हो सकता। दूसरी ओर महिलाओं को खुली जगह की ओर पीठ करके बैठने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बच्चों के साथ अकेले होने पर वह ऐसा नहीं करती। उस स्थिति में वे दीवार के पास की जगह लेना पसंद करती हैं। घर में भी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार शयन कक्ष में बिस्तर पर उस जगह पर सोते हैं जो दरवाजे के सबसे नज़दीक होती है। यह गुफा के प्रवेश द्वार की सुरक्षा करने की प्रतीकात्मक गतिविधि है। यदि कोई दंपत्ति नए घर में चला जाए या फिर किसी होटल में हो
जहां पर शयन कक्ष का दरवाजा महिला के बिस्तर के नजदीक हो तो पुरुष बेचैनी महसूस कर सकता है और उसे सोने में परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि वह अपनी इस परेशानी की वजह कभी जान भी ना पाए। सोने की जगह बदलने पर दरवाजे के पास सोने पर अक्सर यह समस्या सुलझ सकती है। पुरुष मजाक में कहते हैं कि वे अपने पहले वैवाहिक घर में चुपके से निकल जाने के लिए दरवाजे के पास सोते हैं। सच्चाई यह है कि यह विशुद्ध रूप से सहज रक्षात्मक प्रवृत्ति है। पुरुष के घर से बाहर जाने पर आमतौर पर महिला उसकी सुरक्षात्मक भूमिका अपना लेती है और बिस्तर पर उसकी जगह ले लेती है। रात को बच्चों के रोने जैसी तेज आवाज सुनते ही कोई महिला गहरी नींद से अचानक जाग सकती है। महिलाओं को इस बात से बहुत खिंच होती है कि उस आवाज के बावजूद पुरुष खर्राटे भर रहे होते हैं। पुरुष का मस्तिष्क गतिविधि से जुड़ी आवाजें सुनने के लिए कुदरती रूप से विकसित होता है और खिड़की के बाहर से किसी टहनी के टूटने की आवाज से वह पल भर में हमले की आशंका की स्थिति में सुरक्षा के लिए उठ खड़ा होता है। ऐसे में महिलाएं सोती रहेंगी, लेकिन पुरुष के घर में ना होने पर महिला का मस्तिष्क उसकी भूमिका को अपना लेगा और घरौंदे पर संकट से जुड़ी किसी भी आवाज या हरकत को सुन सकेगा। सफलता के पीछे मौजूद मस्तिष्क। यूनानी दार्शनिक अरस्तु का मानना था कि चिंतन का केंद्र हृदय में होता है, जबकि मस्तिष्क शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। यही कारण है कि दिल हमारी भावनाओं की अभिव्यक्तियों का विषय रहा है। हमें आज भले यह बात हास्यास्पद या बेतुकी लगे, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कई विशेषज्ञ अरस्तु से सहमत थे। 1962 में रॉजर स्पेरी को यह पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया कि मस्तिष्क के दो गोलार्ध अलग-अलग बौद्धिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। विकसित टेक्नोलॉजी के कारण अब हम देख सकते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन उसके पूरे कामकाज की सही समझ अब भी बहुत बुनियादी किस्म की है। हम जानते हैं कि मस्तिष्क का दायां गोलार्ध, जो कि रचनात्मक आयाम है, वह शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। वहीं बायां गोलार्ध तर्क, बातचीत और शरीर के दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के बाएं भाग में भाषा और शब्दावली मौजूद है, विशेषकर पुरुषों के मामले में, और दायां हिस्सा दृश्य संबंधी जानकारी को एकत्रित व नियंत्रित करता है। बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों को का सुझाव दाएं गोलार्ध की ओर होता है, जो कि मस्तिष्क का रचनात्मक आयाम है। यही कारण है कि बाएं हाथ से काम करने वाले कलात्मक प्रतिभाशाली व्यक्तियों की संख्या असंगत रूप से अधिक है, जिनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, लुइस कैरल, ग्रेटा गार्बो, रॉबर्ट डी नीरो और पॉल मैककार्टनी आदि शामिल हैं। पुरुषों की तुलना में बाएं हाथ से काम करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है और सभी लोगों में से 90% लोग दाएं हाथ से काम करते हैं। अधिकतर पुरुष दाएं बाएं वहां और हाथ से काम करने में माहिर होते हैं, लेकिन बाएं हाथ के मामले में अनाड़ी होते हैं। पुरुषों के लिए दाईं बां गतिशील लक्ष्य पर सही निशाना साधने के लिए और शरीर के अगले हिस्से से बचाव के लिए ज़रूरी होती है। पुरुषों के मामले में दाएं हाथ का इस्तेमाल करने की उनकी विशेषता संभवतः उनके जीन्स में होती है और उससे यह स्पष्ट होता है कि क्यों आक्रमण करने की स्थिति में 90% से अधिक समय उसका पहला कदम यह होगा कि वह दाईं बां उठाकर हमला करेगा। परीक्षण बताते हैं कि सामान्य बुद्धिमत्ता के मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाएं 3% उच्चतर स्थिति में होती हैं। 1960 के दशक तक मानव मस्तिष्क पर एकत्र किए गए अधिकतर आंकड़े युद्ध भूमि में मारे गए सैनिकों से मिलते थे और उनकी संख्या बहुत अधिक होती थी। हालांकि ऐसे में समस्या यह थी कि इनमें से अधिकतर पुरुष होते थे और चुपचाप यह मान लिया जाता था कि महिलाओं का मस्तिष्क भी उसी प्रकार काम करता था। आज नवीनतम शोधों में यह पता चलता है कि
महिलाओं का मस्तिष्क पुरुषों के मस्तिष्क की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अलग ढंग से काम करता है। यही स्त्री पुरुष संबंधों में अधिकतर समस्याओं की जड़ है। महिला मस्तिष्क पुरुष की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि इससे उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1997 में कोपेनहेगन म्युनिसिपल हॉस्पिटल के तांत्रिक विज्ञान विभाग के डेनिश शोधकर्ता बेंते पेनिंगबर्ग ने दर्शाया कि औसतन एक पुरुष के मस्तिष्क में महिला के मस्तिष्क की तुलना में 4 अरब कोशिकाएं अधिक होती हैं, लेकिन आमतौर पर परीक्षणों में पाया गया कि उनकी सामान्य बुद्धिमत्ता पुरुषों के मुकाबले 3% अधिक थी। 1999 में पेनिनसुलविया मेडिकल सेंटर में मस्तिष्क शोधकर्ता प्रोफेसर रुबन गर ने पाया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के मस्तिष्क में धूसर रंग के तांत्रिक ऊतकों की संख्या अधिक होती है। दिमाग के इस हिस्से में अभिकलन कार्य होता है और इसके कारण पुरुषों के मुकाबले महिलाएं दूसरों तक अपनी बात बेहतर ढंग से पहुंचाने वाली होती हैं। यह स्पष्ट है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक चतुर होती हैं। जरा सोचिए, हीरे लड़की के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, जबकि पुरुष का सबसे अच्छा दोस्त कुत्ता होता है। मस्तिष्क में क्या कहाँ है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, यहाँ उससे जुड़ा एक आम दृष्टिकोण दिया गया है। जहाँ मानव मस्तिष्क पर हुए शोध और उससे जुड़ी हमारी समझ बढ़ती जा रही है, वहीं शोध के परिणामों को लेकर विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं भी मौजूद हैं। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के बीच सहमति है। मस्तिष्क में होने वाली गतिविधि को नापने वाली एमआरआई का इस्तेमाल करते हुए अब मस्तिष्क के कई विशिष्ट कार्यों को ठीक ठीक स्थिति की पहचान करना व उन्हें नापना संभव हो गया है। दिमाग के स्कैन करने वाले यंत्र से हम यह देख सकते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा किस विशिष्ट कार्य को कर रहा है। जब मस्तिष्क का स्कैन किसी कौशल या कार्य की विशिष्ट स्थिति को दिखाता है, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति उस काम को करने में आम तौर पर अच्छा होगा। वह उस काम को करना पसंद करेगा और ऐसे व्यवसाय व कार्य की ओर आकर्षित होगा जिनमें उन कौशलों का इस्तेमाल हो सके। उदाहरण के लिए, अधिकतर पुरुषों के मस्तिष्क में दिशा का पता लगाने के लिए एक निश्चित जगह होती है ताकि वे आसानी से यह काम कर सकें। उन्हें दिशाओं की योजना बनाने में मज़ा आता है और उन्हें ऐसे काम व शौक पसंद आते हैं जिनमें वे अपने दिशा ज्ञान व दिशा विन्यास जैसी विशेषताओं का इस्तेमाल कर सकें। महिलाओं में बातचीत के लिए विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। वे यह काम अच्छी तरह व आसानी से कर सकती हैं और ऐसे क्षेत्रों की ओर आकर्षित होती हैं जिनमें वे अपनी इस खासियत का इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि उपचार, सलाह और शिक्षण। अगर किसी निश्चित कौशल के लिए मस्तिष्क में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति उस काम में सहज रूप से अच्छा नहीं है या फिर उसे उस काम को करने में मज़ा नहीं आता जिनमें उस कौशल का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि दिशा निर्देशन करने वाली किसी महिला को खोज पाना या फिर पुरुष परामर्शदाता से तसल्ली पाना मुश्किल होता है, या भाषा के शिक्षक से उचित अंग्रेजी सीख पाना कठिन होता है। जहां मस्तिष्क शोध शुरू हुआ था, दोनों लिंगों के बीच अंतर पर प्रारंभिक अभिलिखित शोध 1882 में लंदन संग्रहालय में फ्रांसीसी गाल्टन द्वारा किए गए थे। उन्होंने पाया कि पुरुष भड़कीली ध्वनियों यानी कर्णभेदी या ऊंची पिच वाली आवाज़ों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उनकी हाथ की पकड़ मजबूत होती है और वे महिलाओं के मुकाबले दर्द के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। उसी समय अमेरिका में इस प्रकार के एक अध्ययन में पाया गया कि पुरुषों को नीले रंग की तुलना में लाल रंग अधिक पसंद आता है। उनकी शब्दावली बड़ी होती है और घरेलू समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें तकनीकी समस्याओं का हल खोजना ज़्यादा पसंद आता है। महिलाएं ज़्यादा बारीकी से सुन सकती हैं,
पुरुषों के मुकाबले अधिक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं और वैयक्तिक काम व समस्याएं सुलझाना उन्हें ज्यादा पसंद आता है। मस्तिष्क में विशिष्ट काम करने वाले हिस्सों की स्थिति पर हुए प्रारंभिक शोधों के लिए जानकारी उन मरीजों से मिली जिनके दिमाग पर चोट लगी थी। उसमें पाया गया कि जिन पुरुषों के दिमाग के बाएं हिस्से पर चोट लगी थी, उनकी अधिकांश वाक शक्ति व शब्दावली समाप्त हो गई थी, लेकिन जिन महिलाओं के साथ ऐसा हुआ था, उनकी वाक शक्ति की हानि उतनी नहीं हुई थी जितनी पुरुषों की हुई थी। इससे यही संकेत मिला कि महिलाओं के मस्तिष्क में बोलने से जुड़े एक से अधिक केंद्र थे। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में 3 से 4 गुना वाक शक्ति खो जाने या बोलने में बाधा आने की आशंका थी, और यह उम्मीद कम थी कि वे इन कौशलों को फिर से प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी पुरुष के सिर के बाएं हिस्से में चोट लग जाए, तो संभव है कि वह गूंगा हो जाए। यदि किसी महिला को उसी हिस्से पर चोट लगे, तो उसकी वाक शक्ति बनी रहेगी। मस्तिष्क के दाएं हिस्से पर चोट लगने पर पुरुष अपने अधिकतर या फिर सभी स्थानिक कौशलों, यानी उनकी त्रि-आयामी ढंग से सोचने की योग्यता और दिमाग में चीजों को घुमाकर विभिन्न कोणों से उन्हें देखने की खासियत खो देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी घर की वास्तुशिल्पीय योजना को महिला का मस्तिष्क द्वि-आयामी ढंग से देखेगा, जबकि पुरुषों का मस्तिष्क उसे त्रि-आयामी ढंग से तरीके से देखेगा। यानी पुरुष गहराई को भी देख सकते हैं। अधिकतर पुरुष यह देख सकते हैं कि कोई इमारत पूरी तरह घर बन जाने पर कैसी दिखेगी। जिन महिलाओं के दिमाग के दाएं हिस्से पर चोट लगी होगी, उनके स्थानिक कौशल में बहुत कम या ना के बराबर अंतर आएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टेरिया में मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉरिन किमुरा ने पाया कि पुरुषों में वाक शक्ति संबंधी विकार तब होता है जब उनके दिमाग के केवल बाएं हिस्से को क्षति पहुंचती है, लेकिन महिलाओं में ऐसा तभी होता है जब उनके किसी भी गोलार्ध के आगे के हिस्से को नुकसान पहुंचता है। हकलाना वाक शक्ति की ऐसी खराबी है जो लगभग पुरुषों तक सीमित है। वाचन सुधारने की कक्षाओं में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या 3 से 4 गुना अधिक होती है। सामान्य रूप से कहा जाए तो बोलने व बातचीत के मामले में पुरुषों की क्षमता सीमित होती है। अधिकतर महिलाओं को इस निष्कर्ष पर आश्चर्य नहीं होगा। इतिहास की पुस्तकें यह दिखाती रही हैं कि हजारों साल से बातचीत ना कर पाने की पुरुषों की कमी से महिलाएं परेशान रही हैं। मस्तिष्क का विश्लेषण कैसे होता है? 1990 के आरंभिक दशकों में से मस्तिष्क का स्कैन करने वाले यंत्र इतने विकसित हो चुके हैं कि अब पीईटी स्कैन और एमआरआई का इस्तेमाल कर आप टेलीविजन के पर्दे पर अपने मस्तिष्क को सीधे काम करता देख सकते हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के मार्कस राइशेल ने उन क्षेत्रों का ठीक ठीक पता लगाने के लिए मस्तिष्क में बड़े हुए उपापचय के उन क्षेत्रों को नापा जिनका इस्तेमाल कुछ विशिष्ट कौशलों में किया गया था। इन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। 1995 में ये येल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बेनेट और डॉक्टर शेविटॉस के नेतृत्व में स्त्री व पुरुषों पर परीक्षण किए गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि तुकांत शब्दों के मिलान के लिए मस्तिष्क के किस हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। एमआरआई के इस्तेमाल से मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने वाले रक्त के प्रवाह में आए छोटे से छोटे अंतर तक का पता लगाकर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि पुरुषों ने बोलने के लिए मुख्य तौर पर दिमाग के बाएं हिस्से का इस्तेमाल किया, जबकि महिलाओं ने उस कार्य के लिए बाएं और दाएं हिस्सों का इस्तेमाल किया। 1990 के दशक से किए जा रहे इन व कई अन्य अनगिनत प्रयोगों के स्पष्ट रूप से वही परिणाम दिखाए। स्त्री व पुरुष के मस्तिष्क अलग तरीके से काम करते हैं। शोध यह भी दिखाता है कि किसी लड़की के दिमाग का बायां हिस्सा किसी लड़के की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से विकसित होता है। इसका मतलब यह है कि वह अपने भाई के मुकाबले जल्दी व बेहतर ढंग से बात कर सकेगी, पढ़ सकेगी और किसी विदेशी भाषा को जल्दी सीख लेगी।
इससे इस बात का जवाब भी मिलता है कि क्यों स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास लड़कों की कतार लगी होती है। यदि पुरुषों व महिलाओं से यह पूछा जाए कि क्या उनके दिमाग अलग तरीके से काम करते हैं, तो पुरुष कहेंगे कि उनके विचार से यह सही है। वे कहेंगे कि इंटरनेट पर उन्होंने कुछ पढ़ा था। महिलाएं कहेंगी कि वे बिल्कुल अलग ढंग से सोचती हैं। अगला सवाल क्या है? लड़कियों के मुकाबले लड़कों के दिमाग का दायां हिस्सा ज्यादा तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से उनके स्थानिक, तार्किक और ग्रहण बोध संबंधी कौशल बेहतर होते हैं। गणित, निर्माण, पहेलियाँ व समस्या सुलझाने में लड़ने में माहिर होते हैं और लड़कियों की तुलना में जल्दी ही इनमें महारत हासिल कर लेते हैं। यह दिखावा करना फैशनेबल हो सकता है कि दोनों लिंगों के बीच मौजूद अंतर न्यूनतम या अप्रासंगिक है, लेकिन तथ्य यह इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते। दुर्भाग्यवश हम अब ऐसे सामाजिक वातावरण में रहते हैं जिसमें हम इस बात पर बल देते हैं कि हम सभी एक समान हैं, जबकि तथ्यों का पहाड़ यह दिखा रहा है कि हम प्राकृतिक रूप से अलग हैं और नाटकीय ढंग से बिल्कुल अलग अलग प्रकृति, क्षमताओं और रुझानों के साथ विकसित हुए हैं। महिलाएं क्यों बेहतर ढंग से जुड़ी हैं? बाएं व दाएं गोलार्ध कॉर्पस क्लोसम कहलाने वाली तंत्रिकाओं के गुच्छे से जुड़े होते हैं। इस तंत्रिका के कारण मस्तिष्क के दोनों पक्ष संचार करते हैं और एक दूसरे के साथ जानकारी का विनिमय करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके कंधों पर दो कंप्यूटर हैं जिनके बीच एक इंटरफेस केबल मौजूद है। यह केबल कॉर्पस क्लोसम है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस के न्यूरोलॉजिस्ट रॉजर गॉस्की ने पुष्टि की कि महिला के मस्तिष्क में मौजूद कॉर्पस क्लोसम पुरुषों की तुलना में अधिक मोटा होता है। महिला के दाएं व बाएं गोलार्ध में 30% अधिक कनेक्शन होते हैं। उन्होंने यह भी साबित किया कि एक ही काम करते हुए स्त्री व पुरुष दिमाग के अलग अलग हिस्सों का उपयोग करते हैं। इन निष्कर्षों को अन्य वैज्ञानिक भी दोहराते हैं। शोध यह भी बताते हैं कि स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन तंत्रिका कोशिकाओं को मस्तिष्क के भीतर और दोनों गोलार्ध के बीच अधिक संपर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्ययन बताते हैं कि आपके जितने अधिक संपर्क या कनेक्शन होंगे, उतना ही बोलने में आप वाक्पटु होंगे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्यों महिलाओं में एक साथ कई असंबद्ध गतिविधियों को निपटाने की क्षमता होती है और इससे महिलाओं के अंतर्ज्ञान पर भी रोशनी पड़ती है। जैसे कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है, किसी महिला में संवेदक यंत्रों की बड़ी श्रेणी होती है और फाइबर कनेक्शंस की बहुतायत के कारण दोनों गोलार्धों के बीच जानकारी का हस्तांतरण बहुत तेजी से होता है। इस कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महिलाएं अंतर्ज्ञान के स्तर पर लोगों व स्थितियों को लेकर बहुत तेजी से व सटीक निर्णय ले पाती हैं। पुरुष एक समय में एक ही काम क्यों कर सकते हैं? सभी उपलब्ध शोध इस बात पर सहमत हैं। पुरुषों के मस्तिष्क विशिष्टकृत हैं, वे वर्गीकृत होते हैं। पुरुष मस्तिष्क इस प्रकार बना होता है कि वह एक बार में किसी निश्चित काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और अधिकतर पुरुष आपको बताएंगे कि वे एक समय में केवल एक काम कर सकते हैं। जबकि कोई पुरुष किसी दिशा निर्देश को पढ़ने के लिए अपनी कार रोकता है तो वह सबसे पहले क्या करता है? वह अपने रेडियो को बंद कर देता है। अधिकतर महिलाएं नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों होता है। वह तो बात करते हुए या फिर बात सुनते हुए पढ़ सकती हैं, तो फिर पुरुष ऐसा क्यों नहीं कर सकता? टेलीफोन की घंटी बजने पर वह टीवी की आवाज़ कम करने क्यों कहता है? अखबार पढ़ते हुए या टीवी देखते हुए वह मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे सकता? यह एक ऐसी शिकायत है जो दुनिया भर में किसी न किसी महिला को कभी ना कभी जरूर रही होगी। इसका जवाब यह है कि पुरुष का मस्तिष्क इस प्रकार बना है कि वह एक समय में एक ही काम कर सकता है,
क्योंकि उसके बाएं व दाएं गोलार्ध के बीच फाइबर कनेक्शन कम होते हैं और उसका मस्तिष्क अधिक वर्गीकृत होता है। पढ़ते हुए किसी पुरुष के सिर का स्कैन करने पर आप पाएंगे कि वह दरअसल उस समय लगभग बहरा होता है। महिला का मस्तिष्क कई तरह के काम एक साथ करने के लिए सहज रूप से बना होता है। वह एक ही समय पर कई अलग अलग काम कर सकती हैं। उसका दिमाग कभी भी खाली नहीं होता और वह हमेशा सक्रिय रहता है। वह खाना पकाने की किसी नई विधि को अपनाते हुए और टीवी देखते हुए फोन पर बात कर सकती हैं, या वह कार चलाते हुए मेकअप कर सकती हैं और साथ ही रेडियो सुनते हुए हैंड्स फ्री फोन पर बात भी कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई पुरुष किसी नई विधि से खाना पका रहा हो और आप उससे बात करने लगें तो मुमकिन है कि वह नाराज हो जाए, क्योंकि तब उसके लिए बात सुनते हुए लिखे हुए निर्देशों को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। दाढ़ी बनाते हुए किसी पुरुष से अगर आप बात करने लगें तो हो सकता है कि वह घायल हो जाए। अधिकतर महिलाओं को यह अनुभव अवश्य हुआ होगा जब पुरुष ने उन पर यह आरोप लगाया होगा कि उनके लगातार बातचीत करते रहने से वह कहीं मुड़ना भूल गया। एक महिला ने हमें बताया कि जब कभी वह अपने पति से गुस्सा होती है तो उससे बात तब करती है जब वह कील ठोक रहा होता है। महिलाएं अपने दिमाग के दोनों गोलार्ध का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए कई बार बाएं व दाएं हाथ के बीच फर्क करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लगभग 50% महिलाएं तुरंत यह नहीं बता पाती और उसके लिए उन्हें किसी अंगूठी या चकत्ते की मदद लेनी पड़ती है। दूसरी ओर पुरुष क्योंकि दिमाग के या तो बाएं या फिर दाएं हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए बाएं व दाएं के बीच अंतर करना काफ़ी आसान होता है। नतीजन दुनिया भर की महिलाओं को पुरुष की इस आलोचना का सामना करना पड़ता है कि जब उन्हें बाएं मुड़ना होता है तो वे ठीक उसका उल्टा कहती हैं। टूथब्रश परीक्षण आजमाएं। अधिकतर महिलाएं चलते फिरते या कई विषयों पर बातचीत करते हुए अपने दांतों को ब्रश कर सकती हैं। वे अपने दांतों पर ब्रश को ऊपर नीचे करते हुए ठीक उसी समय दूसरे हाथ से मेज पर गोल गोल ढंग से हाथ फिरा सकती हैं। अधिकतर पुरुषों को यह काम असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर लग सकता है। जब पुरुष अपने दांतों को ब्रश कर रहे होते हैं तो उनका एक ही लीक पर चलने वाला दिमाग केवल उसी काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। वे बेसिन के ठीक सामने खड़े होते हैं। उनके पाँवों के बीच 30 सेंटीमीटर का फासला होता है। शरीर उस पर झुका होता है। वे अपने सिर को आगे पीछे करते हैं और यह आमतौर पर पानी की गति के अनुरूप होता है। हम जो हैं वह क्यों हैं? ऐसे समय में जब हम लड़के लड़कियों का पालन पोषण ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वे बिल्कुल एक समान है। विज्ञान यह साबित कर रहा है कि दोनों की सोच नाटकीय ढंग से एक दूसरे से अलग है। तंत्रिका विज्ञानी और मस्तिष्क शोधकर्ता अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपने हार्मोन्स के कारण हम वैसे हैं जैसे कि हम हैं। हम जो हैं वह अपने हार्मोन्स के कारण है। हम अपने रासायनिक विज्ञान का परिणाम है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यह विचार था कि जन्म के समय हमारा दिमाग खाली होता है और हमारे माता पिता, शिक्षक एवं हमारा वातावरण हमारे रवैये और चुनावों को निर्धारित करते हैं। हमारे मस्तिष्क और हम उसके विकास पर हुए नए शोधों से अब यह जाहिर हुआ है कि गर्भाधान के 6 से 8 सप्ताह के भीतर कंप्यूटर की तरह हमारे मस्तिष्क की संरचना तैयार होने लगती है। हमारा अपना बुनियादी संचालन प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है और उसमें कई प्रोग्राम्स डाले जाते हैं ताकि जन्म के समय हम किसी कंप्यूटर की तरह प्री पैकेज्ड हों, जिसमें कई हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर मौजूद हों। विज्ञान यह भी बताता है कि आधारभूत ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी वायरिंग के कारण बदलाव के लिए बहुत कम जगह होती है। हमारा वातावरण व शिक्षक केवल उसमें आंकड़े जोड़ सकते हैं और उस सिस्टम के अनुरूप कार्यक्रम चला सकते हैं। अब तक इस प्रणाली को चलाए जाने के तरीकों पर कोई नियम पुस्तिका उपलब्ध नहीं है।
इसका मतलब यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे भावी चुनाव और यौन प्राथमिकताएं पहले से ही तय हो चुकी होती हैं। प्रकृति बनाम पालन पोषण, यह अब साबित हो चुका है। प्रकृति को एकदम शुरुआत से बढ़त मिली है। अब हम जानते हैं कि पालन पोषण एक सीखा हुआ बर्ताव है और बच्चों की देखरेख में दत्तक माता भी उतनी ही प्रभावी होती है जितनी कि जन्म देने वाली माँ। भ्रूण की प्रोग्रामिंग, हम में से लगभग सभी 46 क्रोमोसोम से मिलकर बने हैं, जो कि आनुवांशिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या किसी रूपरेखा की तरह हैं। इन 46 में से 23 हमारी माँ और 23 हमारे पिता से हमें मिलते हैं। यदि हमारी माँ का 23वां क्रोमोसोम एक एक्स क्रोमोसोम है और पिता का भी 23वां क्रोमोसोम एक्स है, तो बच्चा एक्स एक्स होगा, यानी वह लड़की होगा। यदि पिता का 23वां क्रोमोसोम वाई है, तो हमें एक्स वाई बेबी मिलेगा, यानी वह लड़का होगा। मानव शरीर और मस्तिष्क का बुनियादी नमूना मादा का है। हम सबकी शुरुआत लड़कियों के रूप में होती है और यही कारण है कि पुरुषों में महिलाओं की तरह स्तन नाग्र और स्तन ग्रंथियां होती हैं। गर्भधान के 6 से 8 सप्ताह में भ्रूण लिंगविहीन होता है और उसमें नर या मादा जननांगों के विकसित होने की संभावना होती है। सामाजिक विज्ञान की अग्रणी जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गुंटूर डॉर्नर उन कुछ आरंभिक लोगों में से थे जिन्होंने इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया कि गर्भधान के 6 से 8 सप्ताह के भीतर हमारी यौन पहचान का निर्माण होता है। उनके शोध ने प्रदर्शित किया कि यदि भ्रूण एक आनुवांशिक लड़का है तो उसमें ऐसी विशेष कोशिकाएं विकसित होती हैं जो नर हार्मोन विशेषकर टेस्टोस्टेरोन को सीधे शरीर में भेजता है ताकि नर अंडकोश का निर्माण हो सके और पुरुषोचित विशेषताओं व बर्ताव जैसे लंबी दूरी की दृष्टि और फेंकने, शिकार व पीछा करने जैसे स्थानिक कौशलों के लिए मस्तिष्क को तैयार करता है। मान लीजिए कि नर भ्रूण को नर जननांग बनने के लिए कम से कम एक इकाई नर हार्मोन की ज़रूरत होगी और 3 अन्य इकाइयों की मस्तिष्क को बनाने के लिए, ताकि वह पुरुषोचित ऑपरेटिंग सिस्टम बन सके। लेकिन कुछ कारणों से उसके आवश्यक मात्रा नहीं मिलती। इन कारणों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि उसे 4 इकाइयों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसे केवल 3 इकाइयाँ मिल पाती हैं। पहली इकाई का इस्तेमाल नर जननांग बनने में होता है, लेकिन मस्तिष्क को 2 और इकाइयाँ भी मिलती हैं, जिसका मतलब है कि मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा नर बन जाता है, जबकि बाकी 1/3 हिस्सा मादा बना रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि लड़के का जन्म होता है तो ऐसा व्यक्ति बनता है जिसका मस्तिष्क मुख्य तौर पर पुरुष का होता है, लेकिन उसमें महिलाओं की तरह सोचने के तरीके और क्षमताएं होती हैं। अगर नर भ्रूण को नर हार्मोन की केवल 2 इकाइयां मिले तो एक का इस्तेमाल अंडकोश के निर्माण में हो जाएगा और मस्तिष्क को आवश्यक 3 के बजाय केवल एक इकाई मिल पाती है। ऐसे में हमारे पास जो बच्चा होगा वह संरचनात्मक और वैचारिक तौर पर मुख्य रूप से महिला होगा, लेकिन आनुवांशिक रूप से उसका शरीर पुरुष का होगा। यौवन आते आते संभव है कि वह बच्चा समलैंगिक बन जाए। अध्याय 8 में हम इस पर चर्चा करेंगे। जब भ्रूण लड़की होता है तो नर हार्मोन बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। ऐसे में शरीर में स्त्री जननांग बनने लगते हैं और मस्तिष्क की रूपरेखा महिला की बनी रहती है। मादा हार्मोन के साथ मस्तिष्क की रूपरेखा बनती और उसमें अपने घरौंदे की रक्षा करने के गुण विकसित होते हैं, जिनमें शाब्दिक व गैर शाब्दिक संकेतों के अर्थ समझने की क्षमता वाले केंद्र भी शामिल हैं। जब लड़की का जन्म होता है तो वह मादा जैसी दिखती है और मस्तिष्क की रूपरेखा स्त्री की तरह होने के कारण उसका बर्ताव भी स्त्री सुलभ होता है। लेकिन कभी कभार, अक्सर दुर्घटनावश ऐसा भी होता है कि मादा भ्रूण को नर हार्मोन की अत्यधिक मात्रा मिल जाती है और परिणाम स्वरूप ऐसी लड़की का जन्म होता है जिसका मस्तिष्क कमोबेश पुरुषोचित होता है।
इसकी चर्चा भी हम अध्याय 8 में करेंगे। यह अनुमान है कि लगभग 80 से 85% पुरुषों का मस्तिष्क मुख्यतः पुरुषोचित नमूने से बना होता है और लगभग 15 से 20% पुरुषों का मस्तिष्क कुछ हद तक नारी सुलभ होता है। इस दूसरे समूह के अधिकतर पुरुष बाद में समलैंगिक बन जाते हैं। 15 से 20% पुरुषों के दिमाग स्त्रियोचित होते हैं। लगभग 10% महिलाओं के मस्तिष्क पुरुषोचित होते हैं। इस पुस्तक में मादाओं का जो भी उल्लेख किया जाएगा उसका संबंध लगभग 90% लड़कियों व महिलाओं से होगा जिनके दिमाग मुख्यतः स्त्रियोचित व्यवहार के लिए बने हैं। लगभग 10% महिलाओं के दिमागों की संरचना इस प्रकार बनी होती है कि उनमें कुछ सीमा तक पुरुषोचित विशेषताएं आ जाती हैं। इसका कारण यह होता है कि गर्भधान के 6 से 8 सप्ताह के भीतर उन्हें नर हार्मोन की मात्रा मिलती है। निर्णायक बात 1980 के दशक की शुरुआत से मस्तिष्क से संबंधित हमारी जानकारी ने हमारी कल्पना को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 1990 के दशक को डिकेड ऑफ द ब्रेन यानी मस्तिष्क दशक घोषित किया और अब हम मिलेनियम ऑफ द माइंड यानी दिमाग की सहस्राब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। मस्तिष्क और उसके विभिन्न हिस्सों की हमारी चर्चा में हमने अत्यधिक तकनीकी विस्तार से बचने के लिए तंत्रिका विज्ञान का सरलीकरण किया है, लेकिन साथ ही हम अत्यधिक सरलीकरण को लेकर भी सचेत रहे हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन्स की जाली जैसी एक संरचना है जो मस्तिष्क कोशिकाओं का एक जटिल जमावड़ा है जिससे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से बनते हैं। हमारे पाठक तंत्रिका विज्ञानी नहीं बनना चाहते, बल्कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और विपरीत लिंग के साथ बर्ताव करते हुए काम करने वाली रणनीतियों की बुनियादी जानकारी चाहते हैं। पुरुषों के मस्तिष्क में उस स्थान को बता पाना आसान है जिसका इस्तेमाल स्थानिक कौशल के लिए होता है और उसके लिए रणनीतियां बनाना भी सरल होता है। मस्तिष्क में भावनाओं के संचालन की जगह को ठीक ठीक बता पाना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद हम इससे निपटने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारा खत्म हुआ पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती की पुस्तक का तीसरा भाग। चौथे भाग को जानने के लिए कृपया चैनल के साथ बने रहिए और हाँ, जाते हुए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।